जहरीली गैस, वो भी ज़मीन के नीचे से। ज़रा सोचिए, ज़मीन के नीचे से अगर गैस लीक हो रहे हैं और आम आवाम उससे परेशान है तो क्या ही कहना। हालांकि जिला प्रशासन और बीसीसीएल की टीम लगातार नज़र बनाई हुई है, लेकिन अब तक उस पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ केंदुआडी इलाके में जनजीवन खतरे में है और लोग दहशत में हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हम बात कर रहे हैं केंदुआडी में विगत 18 दिनों से हो रहे गैस लीक के मामले में। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक उस पर किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं हो पाया। हालांकि अगर हम तकनीकी पहलुओं की बात करें तो IIT ISM के तकनीकी सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञ जिन्हें पूरी जानकारी है, वो वहाँ लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अभी उस पर नियंत्रण को लेकर जो गैस लीक हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो लीक हो रहे हैं ज़मीन के नीचे से, उस पर नियंत्रण को लेकर नाइट्रोजन की फिलिंग की जा रही है। नाइट्रोजन की फिलिंग IIT ISM के विशेषज्ञ जाकर वहाँ कर रहे हैं। हमारे साथ IIT ISM के विशेषज्ञ डॉक्टर DP मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। चूँकि नाइट्रोजन की जितनी भी गतिविधियां हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के कंट्रोल को लेकर, सभी इन्हीं की निगरानी में हो रहे हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो रहे थे केंदुआडी में और अभी नाइट्रोजन गैस की फिलिंग हो रही है, आपके द्वारा देखरेख की जा रही, निगरानी की जा रही है, किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं? जैसे कि ये जो गैस एमिशन हो रहा है जिसमें CO एंड हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, तो ये हम लोग के IIT ISM बीइंग एन एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, BCCL हम लोग को एक उसमें एंगेज किया है ये जो काम को देखरेख के लिए। तो हम लोग को खबर मिला है जैसे कि 3 तारीख में कोई एक इंसिडेंस हुआ है एंड 4 तारीख से हम लोग उसके बाद लगातार उस जगह में जुड़े हुए हैं। हर दिन हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं एंड उसमें देखा गया कि CO कंसंट्रेशन काफ़ी मात्रा में पाया गया है एंड कई जगह में 2000 ppm से भी ज़्यादा मिला है। एंड ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि कोल एंड ऑक्सीजन का इंटरेक्शन होता है एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। अगर ऑक्सीजन कम मिलता है तो उसमें CO प्रोड्यूस होता है एंड CO एक पॉइजनस गैस है एंड वो भी एक इन्फ्लेमेबल गैस भी है। ये CO सर क्या मतलब, वो CO कार्बन ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड है। एंड ये कैसे रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड? रिलीज होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन का इंटरेक्शन। कोयला तो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन कार्बन, एक्चुअली कार्बन एंड कोल का इंटरेक्शन से ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में मिल रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, और ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस नहीं है। उस हिसाब CO इज इटसेल्फ इज ए टॉक्सिक गैस और पॉइजनस गैस एंड वो एक इन्फ्लेमेबल गैस भी है। उसके अलावा और एक मैटर ऑफ कंसर्न है हाइड्रोजन गैस, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, वो भी मिल रहा है। तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा हाइड्रोजन गैस भी वहाँ मिल रहे हैं, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, एंड दोनों का जो मिश्रण है उसको वाटर गैस बोलते हैं। जो दोनों अगर कभी हाई कंसंट्रेशन होने से वाटर गैस एक्सप्लोजन होने का संभावना भी है। तो अभी क्या दोनों का मिश्रण हो रहा है? मिश्रण तो हो रहा है एंड वाटर गैस फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए कि अभी रिसेंटली हम लोग मानसून कंप्लीट हुआ है, काफ़ी मात्रा में बारिश हुई है एंड पहले भी अंदर जो 100 साल पुराना जो अंडरग्राउंड माइनिंग चला हो, यही मेजर प्रॉब्लम वही है, जिसके चलते क्या ना हमारा जो गैलरी डेवलप हुआ उसमें सब्सिडेंस हुआ, क्रैक स्पेसर हुआ एंड जो वाटर जो अंदर गया है उसके बाद धीरे धीरे वाटर की कमी होने के बाद फिर भी हीटिंग उसके बाद चालू हुआ एंड वो कुछ समय लिया हीटिंग होने के चलते, एंड उसका जो वाटर के प्रेजेंस में जो स्लो ऑक्सीडेशन हुआ है इन लिमिटेड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में, उससे CO प्रोड्यूस हुआ एवं हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हुआ। तो हम लोग उसके डेली हम लोग उसका सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर भी मॉनिटर कर रहे हैं एंड अभी तो हम लोग उसमें IIT ISM इन्वॉल्व है, सिम्फर इन्वॉल्व है एंड PMRC ऑल्सो इन्वॉल्व। तो हम लोग तीनों जो साइंटिफिक एजेंसी है हम लोग जॉइंटली उसको निगरानी कर रहे हैं एंड उसमें जो कंसंट्रेशन का क्या वेरिएशन हो रहा है एंड उसके बेसिस में हम लोग जॉइंटली फिर उसको प्लांट स्टडी करके फिर नाइट्रोजन फ्लशिंग का भी उसमें सुझाव आया, तो हम लोग उसको भी कर रहे हैं मिल के। मेनली BCCL इज सपोर्टिंग अरेंजिंग ऑल दिस फैसिलिटीज़। एक्चुअली हम लोग उसमें हमारा साइंटिफिक इनपुट देते हैं। तो जहाँ हम लोग अभी 3-4 लोकेशन में आइडेंटिफाई कि कहाँ पे बोरहोल करके बोरहोल से सैंपल लेंगे और नाइट्रोजन फ्लशिंग करेंगे। उसमें ऑलरेडी तीसरा बोरहोल हो चुका है, एक बोरहोल में ऑलरेडी नाइट्रोजन फ्लशिंग
इंजेक्ट हो रहा है। और पहले हम लोग भी सजेशन दिए थे कि जहाँ जहाँ से हाई मात्रा में गैस रिसाव हो रहा है उसको बैकफिलिंग करने के लिए, तो बैकफिलिंग करने से एक थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिला है इन द फॉर्म ऑफ जो CO कंसंट्रेशन कम है। पहले जो 7,000 8,000 मात्रा में आ रहा तो अभी बहुत कम हो गया है, मे बी 1,000 के नीचे भी आ गया। इवन ppm जो है अभी 1000 से कम हो गया है, इवन कहीं कहीं पे भी 100 से भी कम है या 150 से भी कम है। बहुत मतलब कम होने का कारण क्या हुआ? जो पहले तो ब्लैंकेटिंग से कुछ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला, उसके बाद साइड बाय साइड हम लोग जो नाइट्रोजन फ्लशिंग कर रहे हैं, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है एक्चुअली। वो क्या है ना, जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम कर देता है, उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। तो उसकी कूलिंग गैस है, वो भी एक कूल गैस है, ठंडा गैस है। तो वो दोनों जब उसका दोनों का इम्पैक्ट है कि उसको फायर को कंट्रोल करता है, तो दोनों का इम्पैक्ट से हम लोग एक ब्लैंकेटिंग का इम्पैक्ट है, उसके बाद इसको इंजेक्शन से दोनों से उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है। उसके तहत हमारा जो ये कंसंट्रेशन जो हाई मात्रा में मिलता था तो वो काफ़ी कम हो गया। एंड बाकी जगह में हम लोग और भी डिफरेंट लोकेशन बोरहोल भी कर रहे हैं, एंड उसके बाद भी वो सब जगह में भी नाइट्रोजन इंजेक्शन होगा। मतलब सर आपका कहना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों का मिश्रण होकर फिर वो वाटर गैस बन गया, तो अब जो नाइट्रोजन की फिलिंग हो रही है वो नाइट्रोजन की फिलिंग से नियंत्रण में है स्थिति अभी नियंत्रण में। उसके बाद तो और ज़्यादा कुछ केसेस नहीं आए हैं। ये तो एक अच्छा सिम्टम है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है एंड अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एंड और भी जो बाकी जो जगह में हम लोग ज़्यादा मात्रा में CO मिल रहा है वहाँ पे नज़दीकी में बोरहोल करके उसको फिर नाइट्रोजन फ्लशिंग का भी काम जारी है। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो लीकेज हो रहे थे ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहे थे। ना ऑक्सीजन के कमी के कारण नहीं, ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, इसके चलते ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। क्योंकि मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पे मिलता तो प्रॉपर कंबस्टन होगा तो उसमें CO का मात्रा कम हो जाएगा, CO2 बढ़ेगा, जो कि इतना डेंजरस नहीं है। CO तो डेंजरस बाय इटसेल्फ है। वहाँ पर भूमिगत है और खदान है, चाहे नीचे आग है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल रही होगी। वही है, ये तो हाँ, ये जो ऑक्सीजन जो मिल रहा है, जो क्रैक्स फीचर से सब्सिडेंस जहाँ पे है उधर से हवा अंदर जा रहा है और उसके कांटेक्ट में आके कोयला जो इतना बचा हुआ है नीचे उसके साथ एक इंटरेक्शन होता है, जो कि केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। तो उसके चलते जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। ठीक है सर, अभी जैसे आप लोगों ने नाइट्रोजन गैस फिलिंग कर रहा है, तो नाइट्रोजन का गैस का मुख्य काम क्या है? नाइट्रोजन गैस का तो मुख्य काम है कि इनर्टाइज करना है, उसको निष्क्रिय कर देना है कि इनर्टाइज वो जोन को पूरा इनर्टाइज कर देगा। इनर्टाइज मीन्स उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब डालेंगे ऑक्सीजन जितना भी होगा छोटा मोटा अमाउंट में वो डिस्प्लेस हो जाएगा, उसके जगह में नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन उसके कोल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो उसको करेगा, जो कंबस्टन हो रहा है उसको स्टॉप कर देगा। जैसे अभी ये एकाएक दिमाग में आया आप लोगों का कि नाइट्रोजन गैस फिलिंग करनी चाहिए, जबकि 4 दिसंबर से गैस लीकेज की बात सामने आई थी और लोगों में ये भय था कि अब उन्हें वहाँ पर खाली करना पड़ेगा। हर लोग आए थे, तमाम लोग आकर निरीक्षण किए थे, बोले थे नहीं ये जगह को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो रहा है। तो अचानक ये दिमाग में कैसे आया कि इसे नाइट्रोजन गैस से ही इस पर रोक लगाया जा सकता है? रोक लगा जाए, ये देखिए हम लोग कंट्रोल मेजर कर रहे हैं। कोयला जब तक है ये नेचुरल प्रोसेस है, कोयला के साथ ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगा और स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होगा, ये नेचुरल, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। ये नाइट्रोजन फ्लशिंग करके हम लोग जो उसका जो हैवी मात्रा में हो रहा है उसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर उसके चलते अगर लंबा समय तक भी ये पूरा कंट्रोल होगी तो और अच्छी बात है। एंड अब इसका भी परिणाम मिल रहा है कि अभी जो पहले जैसे हो रहा था, इवन लोगों को जागरूकता भी हुई है, तो लोग क्या करते उसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, CO कितना पॉइजनस है। लोग अंदर में ठंडक में हर दरवाज़ा खिड़की बंद करके सोते थे, उसके बाद कहीं ज़्यादा कहीं गैस एमिशन होता था उसके चपेट में आ जाते थे। तो लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अभी भी जो सिचुएशन है, थोड़ा बहुत अभी जो भी CO आ रहा है तो उसको अपने दरवाज़ा खिड़की सब खोल करके रहें, एंड ताकि इवन अगर प्रॉपर्ली उसको पंखा से वेंटिलेट करके रहें ताकि ये जो मात्रा है को बढ़ने न दे। कोई क्लोज्ड एनवायरनमेंट में उसको उसका कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं दे, उसको रादर डाइल्यूट करते रहेंगे तो उसको सेफली रहेंगे। अगर रहना है तो लोग रह रहे हैं तो सेफली रहेंगे। मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक भी हो रहे हैं लेकिन अगर खुले में है तो कोई समस्या नहीं होगी। समस्या नहीं होगी, लेकिन लंबा समय तो एक्सपोज रहना नहीं चाहिए, तो उसको प्रॉपर्ली पंखा से वेंटिलेट करके उसको डाइल्यूट करने से सेफर लिमिट के नीचे रहने से कोई इशू नहीं होगा। सर जैसे चाणक जितने भी रहते हैं जो उसमें पंखा रहते हैं, अगर लगातार पंखा चलाया जाए तो हो सकता है वो ये नहीं, इसके बारे में कई लोग बोल चुके हैं, इवन गाँव वाले भी उसके बारे में बोल चुके हैं। देखिए पंखा चलाना, पंखा कुछ हद तक जो गैस होगा निकल जाएगा, लेकिन उसका एक पहला जो प्रिंसिपल है, जो
स्पॉन्टेनियस कंबस्शन रोकने के लिए उसको पहले आइसोलेट करना है, फायर को आइसोलेट कर फ्रॉम ऑल अराउंड, चारों तरफ से उसको आइसोलेट करना। आइसोलेट मतलब उसको ऑक्सीजन को जाने नहीं देना है अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देना है, सप्लाई को बंद कर देना है। अगर हम पंखा चलाएंगे कुछ देर तक हवा गैस निकल जाएगा, बट गैस तो कैसा नहीं कि खाली उसी गैलरी में है, चारों तरफ पे जहाँ जहाँ पे हीटिंग हो रहा है तो वहाँ तक हवा प्रॉपरली पहुँचेगा कि नहीं तो कोई जानता नहीं। अंडरग्राउंड में है, पुराना माइन है, ऐसा कोई ओपनिंग अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वो उसको कोलैप्स भी हो गया होगा नीचे। तो अगर हम लोग हवा देंगे तो उसमें क्या करेंगे ना, प्रेशर में जाएगा हवा, तो वो क्या करेगा हर जगह में जितना क्रैक्स फिसर है उसके अंदर जाकर और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, वो फायर को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। ये टेक्निकली ये तो ठीक सजेशन नहीं है, लोग बोलते हैं कि बट ये टेक्निकली एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज वो क्या करेगा रादर फायर को कम क्या करेगा, उसको बढ़ावा देगा। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे थे कि पीपीएम हाई है, मतलब 1000 से ऊपर है पीपीएम। आमतौर पे पीपीएम कितना रहना चाहिए? हमारा जो परमिसिबल लिमिट है एज पर दी डीजीएमए सर्कुलर 50 पीपीएम से अंडरग्राउंड माइंस के लिए जो रिकमेंडेड है 50 पीपीएम से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 50 पीपीएम से ज़्यादा पाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा डेंजर है। बेसिकली डेंजर इन द सेंस दैट एक तो परसेंटेज हो गया, कितना कंसंट्रेशन है, कितना देर तक कोई एक्सपोज हो रहा है उस एटमोसफियर। अगर ज़्यादा देर तक आप रहेंगे तो आप ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे। जैसे आप लोगों ने मापी के दौरान देखा कि दर्जनों जगहों से गैस लीक हो रहे हैं, और अभी जो नाइट्रोजन गैस की भराई की जा रही है वो तो सब जगह पे नहीं की जा रही होगी। नहीं, हम लोग क्या है ना, एक जो बोरहोल कर रहे हैं, एक बोरहोल का एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। सपोज इंजेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव प्रेशर दे के, वो जहाँ जहाँ तक ओपनिंग मिलेगा वहाँ वहाँ तक स्प्रेड करेगा, तो ऐसा नहीं पूरा एरिया में फैल जाएगा। अगर हम लोग फिर एक एक अलग अलग जगह में फिर इंजेक्ट करेंगे तब मोरलेस एक बड़ा जोन कवर कर पाएंगे। तो अभी कितने जगह पर तो फिलिंग कर रहे हैं? एक बोरहोल तो अभी इंजेक्शन चल रहा है, सेकंड बोरहोल रेडी है, तीसरा ड्रिलिंग होने वाला है। तो टोटल कुल कितने जगह पे करने का प्लान है? तो अभी तो 4-5 ऐसे ही सोचा जा रहा है। अभी तक 3 या 4 का प्लानिंग था, अभी और थोड़ा बढ़ाने का बात चल रही है। तो नाइट्रोजन गैस फिलिंग करने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव हो रहे हैं वो निम्न हो जा रहे हैं, हो जाएगा, उसको कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल हो रहे हैं। अभी कंट्रोल हो, आप लोग तो जानते हैं उसमें कंट्रोल हो रहा है, फिर भी कई कई जगह में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, उसके जगह में हम लोग भी उसी के आसपास कहीं बोरहोल करने से तो कुछ और भी अच्छा परिणाम मिलने का संभावना है। क्या भविष्य के लिए बेटर हो सकता है कि जैसे अभी नाइट्रोजन गैस फिलिंग कर दी हम, तो ये क्या एक लिमिटेड समय के लिए इसकी रहेगी प्रभाव, या फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा? देखिए, ये तो जो हुआ एक्चुअली, जो ऑक्सीजन जा रहा था, कोयला है तो उसके साथ इंटरेक्ट करके ये सब हुआ है। हम लोग जब तक नाइट्रोजन इंजेक्ट करेंगे थोड़ा सा राहत मिलेगी, अगर हो सके 1 महीना 20-25 दिन, 1 महीना या 2 महीने तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। बट उसके बाद फर्दर ये भी हो सकता है, जैसे कि अगर फर्दर हम लोग को कंट्रोल नहीं करेंगे, ब्लैंकेटिंग नहीं करेंगे, उसका निगरानी नहीं रखेंगे, हो सके फिर बढ़ सकता है। मतलब नाइट्रोजन फिलिंग के बाद उसको और फिर भराई करनी होगी उसके अलग? जहाँ जहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जिधर से जाने का रास्ता है, जितना भी जगह अगर हम लोग उसको बढ़िया से सीलिंग करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, तो ऑक्सीजन का अंदर जाने का सप्लाई कम हो जाएगा, तो एक अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फायर को चांस ही नहीं, तो फायर की चांस नहीं रहेगी और सब स्थिति सामान्य हो सकती है। बस हाँ, क्योंकि जो जगह है बहुत ये है, ऐसा नहीं कि बहुत इंटैक्ट ग्राउंड है, वो बहुत जगह में क्रैक्स है, फिसर्स है, पुराना माइनिंग चला हुआ है बहुत पहले का, एंड सब्सिडेंस भी है, तो इसीलिए जगह में बहुत सारा जगह में क्रैक्स फिसर बहुत जगह से क्रैक जैसा आप बता रहे थे, खुदाई हुई होगी तो वहाँ से निकल रहा होगा, ये भी एक कारण होगा। कोई छोटा जगह नहीं कि हम लोग जाए उसको बंद कर दे, तो बहुत बड़ा एरिया है, तो कहाँ कहाँ पे भराई करेंगे। ये तो झरिया फायर जो है आज का प्रॉब्लम नहीं है, 100 साल पुराना से, मोर देन 100 ईयर्स नाउ, तो ये तो बहुत वर्ल्ड वाइड नोन प्रॉब्लम ही है, सबको जानकारी है इसके बारे में। तो कोयला जब तक है थोड़ा बहुत ये सब प्रॉब्लम भी झेलना पड़ेगा, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसके तहत ये सब हो रहा है। तो वर्तमान हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये तो सर फॉर द टाइम बिंग के लिए हो गया कि नाइट्रोजन गैस अगर हम लोग फिलिंग कर दिए तो फॉर द टाइम बिंग 1-2 महीने के लिए राहत हो गया, लेकिन फ्यूचर में राहत को लेकर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? इसको हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे, या फिर बाकी जो डिफरेंट मेजर्स में बोला कि जहाँ जहाँ पे संभावना है कि कहाँ से क्रैक से पिक्चर से उसको जगह को निगरानी करके उसको ब्लैंकेटिंग करेंगे, फिर कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो फिर कभी कभी इंजेक्शन भी करके प्रिकॉशनरी मेजर के तहत उसको करने से वो फर्दर एग्रेवेट नहीं होगा। कितना दिन के अंतराल पर होना चाहिए? कितना दिन वो तो बड़ा मुश्किल सवाल है एक्चुअली, तो
सिचुएशन को देखते हुए करना पड़ेगा, अभी ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा। इससे आम जनजीवन को तो कोई खतरा नहीं है। अभी ये बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि गैस का रिसाव अभी कहीं कहीं जगह भी है, तो अभी भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। तो मतलब ये बातें भी सामने आ रही थी कि लोगों को वहाँ रिलोकेट करने की बातें सामने आ रही थी। तो सपोर्ट अगर नाइट्रोजन गैस फिलिंग हो जाती है और स्थिति नियंत्रण हो जाता तो रिलोकेट की बातें तो नहीं आनी चाहिए। नहीं, आप जैसे अभी बताइए कब तक चलेगा, मैं बताइए कि हम लोग कंट्रोल मेजर्स कर रहे हैं। हो सकता है अगर जब फिर नाइट्रोजन फ्लशिंग बंद कर देंगे तो फिर भी बढ़ सकता है, तो इसको फिर इस एंगल से बोलना भी ठीक नहीं है। बाकी तो BCCL अपना काम कर रही है, वो लोग अपना जो ये है इसके बारे में वो लोग काम कर रहे हैं। तो सर मेनली नाइट्रोजन का काम रहता है कि उसके फैलाव को रोकना। नाइट्रोजन गैस यही करता है ना कि जो CO2 का फैलाव हो रहा है उसके फैलाव को रोकेगा वो। ना CO का फैलाव को नहीं रोकेगा, वो फायर जो अंदर हो रहा है उसको डाउस करेगा, कंट्रोल करेगा, कूलिंग इफेक्ट रहेगा, इनर्टाइज करेगा। तो उससे PPM डाउन होगा तो फायर हो जाए तो PPM, फायर कम हो जाएगा तो वो भी कम हो जाएगा, जिसके चलते वो CO जनरेट हो रहा है। अगर वो बंद हो जाएगा तो वो भी CO भी बंद हो जाएगा। आप लोग जैसे 3-4 जगह पे बोरवेल कर रहे हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन मिले हैं क्या कि और कितने जगह पे बोरवेल करके नाइट्रोजन फिलिंग करना है? उसके बारे में बात हो रही है, अगर ज़रूरत पड़े और कुछ लोकेशन में जहाँ पे ज़्यादा CO का पॉकेट दिख रहा है वहाँ पे उसके आसपास बोरवेल करने का बातचीत हो रही है। अभी जहाँ जहाँ किया है वहाँ पे PPM कितनी हो गई है क्वांटिटी? नहीं, जहाँ पे सपोज 7-8 हज़ार मिल रहा था जैसे कि आपका GM बंगलो के अंदर, वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में कम हो गई है। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है कोई कोई जगह से, थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा क्रैक्स फिशर है तो वहाँ से भी है। बट पहले के हिसाब से जैसे 3 तारीख 4 तारीख जहाँ जितना था उससे काफ़ी कम हो गया। सर आप लोग भी वहाँ पर जाते हैं, ये तमाम तकनीकी को लेकर वहाँ कार्य भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा फीलिंग होता है? क्या नेचुरल गैस आप लोगों को भी इनहेल कर हो पाता है? तो हम लोग तो इनहेल कर रहे हैं डेली, हमारा जितना स्टाफ है, मैं हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं, हमारे फैकल्टी कलीग्स भी जाते हैं, तो हम लोग तो एक्सपोज है ही है। बट हम लोग सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन करके दूर से करते हैं। जहाँ जहाँ पे हाई ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता है हम लोग रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के सहयोग से उनका जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स पहन के हम लोग जाके वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं उनका प्रेजेंस से। कितने लोग टोटल सर इसमें लगे हुए हैं फिलिंग करने में? हमारा IITSM से बात कर रहे हैं। हमारा IITSM से जैसे कि हमारे 3 प्रोफेसर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारा 2-3 टेक्निकल स्टाफ लगे हुए हैं, हमारा 2 प्रोजेक्ट असिस्टेंट लगे हुए हैं, 2 स्टूडेंट MTech स्टूडेंट भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। करीब दर्जन भर लोग IITSM से लोग हाँ लगे हुए हैं। कैसा लगता है सर, स्पॉट पर जाते होंगे आप चूँकि वहाँ मौजूद रहते हैं? ये तो खाली चैलेंज खाली BCCL का नहीं है कि आम जनता का नहीं है, चैलेंज हम लोग के लिए भी है। हम लोग के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस, हम लोग इसको भी डील करने, बिकॉज एक एक्सपीरियंस है एक्चुअली, ये तो लाइफ टाइम में कभी कभार आप देखने को मिलता होगा, तो हम लोग भी उससे सीखते हैं और ये हमारा जो नॉलेज को एनहांस करते हैं ताकि ऐसा कभी सिचुएशन फर्दर आए तो इसको कैसे डील किया जाए। हमारे जो स्टूडेंट जा रहे हैं हमारे टेक्निकल, उससे भी उनको नॉलेज बढ़ रहा है, जो कि हम लोग के फ्यूचर जनरेशन के लिए, खाली अभी जो लोग हैं वो तो कल नहीं रहेंगे, तो फिर इस टाइप का सिचुएशन होगा तो कैसे इसको डील किया जाएगा, तो उसको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च के माध्यम से लोगों को जानकारी होगी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे करेंगे इस सब सिनेरियो को डील करने के लिए, और एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी। हम लोग का जो इसमें हम लोग जा रहे हैं मेजरली इस सिचुएशन को डील करने के लिए एंड उससे कुछ सीख लेने के लिए, ताकि ऐसा फ्यूचर में भविष्य में अगर ऐसा कुछ कभी सिचुएशन हो तो कैसे उसको टैकल किया जाए। तो ये तो देखा जाए तो ये रिसर्च IITSM के द्वारा ही है। नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की बात तो IITSM ने ही रिसर्च करके निकाली। तीनों टीम हम लोग जो लगे हुए हैं BCCL के तरफ से, सबका मिलजुल एक्चुअली सजेशन है, तीनों का रिकमेंडेशन है। तो ये रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है? रॉ मटेरियल सब मीन्स नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन तो BCCL प्रोवाइड कर रहा है। ये थॉट IITSM का है? नहीं, सबको मिला जुला, ये तो बहुत वेल नोन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सबको पता है। एंड ये आज का फायर ने बहुत पहले का पुराना जितना भी फायर हुआ है नाइट्रोजन फ्लशिंग का माध्यम से ही इसको बुझाया गया है। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है सबको पता है वर्ल्ड ओवर, इज़ वेरी नोन वेल नोन टेक्नोलॉजी कि नाइट्रोजन फ्लशिंग करने से उसका एरिया को इनर्टाइज किया जा सकता है। एंड ब्लैंकेटिंग, पहले ब्लैंकेटिंग करना है, जितना क्रैक्स पीस उसको भर देना है, उसके नाइट्रोजन इंजेक्ट करेंगे ताकि नाइट्रोजन फिर गैस इधर उधर से नहीं निकल जाए। तो ये वेरी वेल नोन टेक्नोलॉजी, कोई अभी का टेक्नोलॉजी को रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत पहले का टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी वेल नोन टेक्नोलॉजी। तो ये IITSM के माइनिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर DP मिश्रा हैं। इन्होंने स्पष्ट बताया नाइट्रोजन गैस से कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। जो PPM 6000 7000 थे वो घट के कम हो गए हैं
और अब अभी स्थिति सामान्य होने के कगार पर है। हालांकि कुछ जगह पे और बोरवेल करके नाइट्रोजन गैस फिलिंग करने की बातें सामने आ रही है। अभी केवल 2-3 जगहों पर ही किए गए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से अधिक मात्रा में गैस लीक हो रहे हैं जो हानिकारक हो सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पर नाइट्रोजन गैस फिलिंग की बातें सामने आ रही है और बहुत जल्द नाइट्रोजन गैस फिलिंग करके कंट्रोल करने की कवायद की जाएगी। अब तक जो स्थिति सामने आई है उसमें जो गैस लीक हो रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड, उस पर कंट्रोल किए जा चुके हैं, लेकिन अधिक मात्रा में अलग अलग जगहों से जो गैस लीक हो रहे हैं उस पर नियंत्रण को लेकर IIT ISM सहित अन्य एजेंसियां कार्य कर रही है और नाइट्रोजन गैस फिलिंग से उसे नियंत्रण करने को लेकर लगी हुई है। और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जिस तरह से नाइट्रोजन गैस से इसे नियंत्रण किया जा रहा है, एक अंतराल के तहत इसे नियंत्रण किया जा सकेगा। बहरहाल देखना होगा कि विशेषज्ञ के राय क्या आते हैं, BCCL के क्या निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो कार्य चल रहे हैं उससे वहाँ पर स्थिति अभी नियंत्रण में है। और अधिक गैस लीक के नियंत्रण को लेकर किस प्रकार की पहल की जाती है, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, तमाम पहलुओं से आपको हम लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।